साथियों, एक कहानी तो आपने सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। इसमें नेतन्याहू जी का जो घर है उस पे भी आके ड्रोन्स गिरे थे। तब इजराइल ने कहा था कि हम सही समय पे बदला लेंगे और जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि इजराइल अपना बदला कैसे लेता है। लेकिन 25 दिनों के बाद साथियों, जब इजराइल ने ईरान के ऊपर शनिवार को हमला किया तो यहां कुछ अजीबोगरीब देखने को मिला। अजीबोगरीब क्या देखने को मिला? आपके सामने नवभारत टाइम्स की खबर है साथियों कि इजराइल का हमला हुआ फेल। हवा में ही रूसी S-300 और बावर 373 ने तबाह की मिसाइलें। यानी जिस तरीके से इजराइल ने हमला करने की प्लानिंग सोची थी ईरान के ऊपर, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। साथियों, मैं बताता हूं हुआ क्या। ये है F-13 F-35 4th जनरेशन का विमान है साथियों, अमेरिकी विमान है। इसे लेकर इजराइल ने अमेरिका के इराक में जो बने सैन्य बेस हैं वहां से ईरान के राजधानी तेहरान और अलग अलग शहरों में बमबारी की मिसाइलों से। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि बमबारी तो की, लेकिन ईरान के पास जो रसिया के द्वारा दिया गया S-300 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, उसने लगभग 95% हमलों को हवा में ही नस्तो नाबूद कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि क्या ईरान इजराइल से भी ज़्यादा ताकतवर है? आप देखोगे ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके द्वारा इजराइल के हमलों को हवा में ही नस्तो नाबूद कर दिया गया। बहुत सारी मिसाइलें, लगभग 250 से प्लस मिसाइलें तबाह कर दी गई। तो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या होगा, अब क्या होगा अगर इजराइल के हमलों को इतने सक्षम तरीके से ईरान डिफेंस करने में सफल रहा, तो अब क्या होगा। साथियों, मैं आपको बताता हूं। ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें बावर 373, कल जो हमला इजराइल ने किया ईरान के ऊपर, उनकी मिसाइलों को तबाह करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जबकि ये रूसी S-300 की तरह काम करता है और मैं यूं कहूं कि रसिया की मदद से इसका निर्माण किया गया, तो इसमें गलत नहीं है। इसके अलावा ईरान के पास सैयद-2, सैयद-3, सैयद-4 नामक मध्यम दूरी के डिफेंस सिस्टम है। खोरखात-3, खोरखात-15 ये भी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इसके अलावा ड्रोन, मिसाइल, विमानों से रक्षा करते हैं जो ईरान के ऊपर मिसाइलें आती हैं। तो साथियों, इजराइल ने जो मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी, आपको मैं दिखाता हूं कुछ चित्र के माध्यम से। इस तरीके से ईरान में इजरायली मिसाइलें आके गिरी। आप देखोगे ये एक शहर तेहरान के आसपास गिरी जहां धुआं ही धुआं आपको दिखाई दे रहा है। और इस हमले में 2 ईरानी सैन्य अधिकारी समेत 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर भी अगर 273 के आसपास मिसाइलों को हवा में तबाह कर देता है ईरान, वो भी इजराइल के, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तो दुनिया भर में चर्चा होती है, लेकिन आज चर्चा का विषय बना हुआ है साथियों S-300 और बावर 373। बावर 373 और S-300 जो रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, इन दोनों ने मिलकर इजराइल के हमलों को लगभग नाकाम कर दिया। लेकिन साथियों, अब यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर इजराइल ने क्या कहा है। इजराइल की जो दूतावास है भारत में, उन्होंने कहा, कोबी सेसानी ने कहा कि हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। पश्चिम एशिया में किसी भी स्थान तक हम पहुंच सकते हैं और ईरान के हमलों पर इजराइल की प्रतिक्रिया, ये बात बोली गई थी। अब उन्होंने कहा कि हमने ईरान के सीधे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमारे दृष्टिकोण से ईरान के साथ जो मामला था अब समाप्त हो गया। यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने जो हमला इजराइल पे किया था, अब इजराइल ने जो कल हमला किया, इजराइल इसके साथ कह रहा है हमारी दुश्मनी भाई समाप्त हो गई, हमने बदला ले लिया।
अब अगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करते हैं तो पश्चिमी एशिया में सुरक्षा और शांति लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ऐसा इजराइल ने कहा। लेकिन ईरान ने क्या कहा, हम इसकी बात करते हैं। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष अहमद अज्जाम ने इजरायली हमलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें अपना बचाव करने का अधिकार है और हम सही समय पर जवाब देंगे। हालांकि हम एक सिद्धांत का पालन करेंगे, हम झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि जब 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था तब इजराइल ने कहा था कि हम सही समय पर जवाब देंगे। अब जब कल इजराइल ने हमला ईरान पे किया है, अब ईरान कह रहा है कि हम सही समय पे बदला लेंगे। तो ऐसे में साथियों मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब ने ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया उसकी निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है और सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर तो सऊदी अरब कुछ नहीं बोला था। अब जब ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या हो गया, उल्लंघन। ये होता है तुष्टीकरण की राजनीति। फिलहाल अब साथियों पश्चिम एशिया के 2 बड़े देश शक्ति के मामलों में एक इजराइल और एक ईरान आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में साथियों बात करेंगे हम भारत इजराइल संबंधों की। तो भारत का इजराइल के साथ 1992 में संबंध स्थापित हुआ। राजनयिक संबंध की बात करें, रक्षा व्यापार की बात करें तो साथियों इजराइल भारत को हथियार की आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में शामिल है। 2022 में भारत इजराइल के बीच रक्षा व्यापार लगभग $1.5 बिलियन के आसपास था और 2022 में ही $8.58 बिलियन तक भारत का द्विपक्षीय व्यापार इजराइल के साथ पहुंच गया। अब भारत इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है एशिया में। इजराइल के साथ और संबंधों की भारत की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में साथियों 1999 के कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, उस दौरान इजराइल ने भारत को तुरंत आवश्यक हथियार, गोला बारूद और निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए थे। हालांकि अमेरिका ने अपना GPS देने से मना कर दिया था। तब उस समय इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ था और इसीलिए हम जानते हैं कि 1992 में जब इजराइल के साथ हमने संबंध स्थापित किए तो उसका फायदा भारत को कारगिल युद्ध में मिला। कृषि के क्षेत्र में इजराइल बहुत बड़ा साथ दे रहा है भारत का। मैं आपको बता दूं साथियों, एक प्रोग्राम है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये भारत में लगभग 30 से अधिक स्थापित किए गए हैं इजराइल के द्वारा। इनका काम क्या है? इनका काम है उन्नत कृषि तकनीकों और जल प्रबंधन की शिक्षा प्रदान करना। तो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा भारत में 30 से अधिक स्थानों पर कृषि और उन्नत जल प्रबंधन की शिक्षा दे रहा है और इसके कारण भारत में लगभग 2 लाख से अधिक किसानों को साथियों लाभ हुआ है। अब बात करते हैं हम साइबर सुरक्षा तकनीकी के मामले में। तो 2018 में भारत और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ था कि दोनों देश साइबर खतरों से मिलकर लड़ेंगे, अपनी तकनीकी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 2021 में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड यानी I4F परियोजना शुरू की गई थी। अब बात करते हैं भारत ईरान संबंधों की। तो 2018-19 में साथियों ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं अमेरिका जब प्रतिबंध लगाता है ईरान के ऊपर तो लगभग भारत ईरान से तेल लेना बंद कर देता है। लेकिन साथियों हमने चाबहार बंदरगाह डेवलप किया है ईरान के अंदर, जो अफगानिस्तान से होते हुए मध्य एशिया तक पहुंच विकसित करेगा भारत के लिए। इसके अलावा साथियों बात करें तो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है यानी INSCT, ये भारत, ईरान और रूस से मिलकर मध्य एशिया तक, यूरोप तक के लिए एक गलियारा तय कर रहा है। इसके लिए लगभग 7200 किलोमीटर लंबा जो सफ़र है इन दोनों देशों के बीच में है। लगभग 40% की कमी आने की उम्मीद है व्यापार में। अगर ये कॉरिडोर तैयार हो जाता है तो 40% का लगभग समय और कुछ धन की भी कमी होगी साथियों। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब भारत का क्या रुख है, भारत ने क्या कहा है? आपके सामने ये न्यूज़ है कि दुश्मनी किसी के लिए फ़ायदा नहीं है।
ईरान इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन पर बोला भारत। भारत ने क्या कहा साथियों? भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हवाई हमले को लेकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इजराइल ने शनिवार को ईरान के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इस पर भारत ने कहा कि वह पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने कहा इस शत्रुता से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी भारत ने कहा है कि शांति ही एक माध्यम है, आपस में न लड़ें, क्योंकि भारत का अपना दोनों देशों के साथ हित है। अब साथियों हम कुछ प्रमुख एमसीक्यू पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यू है कि भारत इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए? तो इसका सही आंसर है 1992। हमने अभी आपको बताया था। भारत ने इजराइल के साथ पहला रक्षा सौदा किस क्षेत्र में किया था? तो रक्षा उपकरण के क्षेत्र में किया था। साथियों भारत इजराइल के बीच किस नदी जल प्रबंधन पर सहयोग हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती पे। भारत इजराइल संबंधों में किस क्षेत्र में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत विदेश तकनीकी दी जा रही है? तो रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नहीं, जल प्रबंधन के क्षेत्र में नहीं, साथियों रक्षा के क्षेत्र में है। इस एमसीक्यू को आप अच्छे से तैयार कर लेना, नहीं ब्लू स्टार को देख के आप जल प्रबंधन लगा दें। अगला एमसीक्यू है साथियों कि इजराइल का कौन सा प्रौद्योगिकी संगठन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सहयोग कर रहा है? तो इसका सही आंसर है मोकोरोट। मोकोरोट साथियों एक संस्था है जो भारत में जल प्रबंधन के लिए काम कर रहा है। भारत इजराइल संबंधों का महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली कौन सा है साथियों? तो बाराक मिसाइल जो है वो भारत और इजराइल मिलकर डेवलप कर रहे हैं। जबकि अर्जुन टैंक देश का है। तेजस फाइटर की बात करूं तो ये भी भारतीय है। और साथियों जो स्पीकर ये सार्की पिन है, ये एक मैं आपको बताऊं पनडुब्बी है। अगर भारत ईरान के बीच संबंधों पे एमसीक्यू की बात करूं तो भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत साथियों बहुत पहले हो गई थी, 1950 में ही, 1950 में ही। और भारत ईरान के बीच किस बंदरगाह विकास को लेकर समझौता हुआ? तो चाबहार इसका सही आंसर है। और 2017 के यूपीएससी एग्जामिनेशन में आईएएस के एग्जाम में ये सवाल आया था। साथियों भारत ईरान के बीच कौन सी गैस पाइपलाइन परियोजना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है ईरान पाकिस्तान भारत, ये ऑप्शन डी। भारत किस वैकल्पिक परिवहन मार्ग के विकास के लिए ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो हमने जैसे बताया NSTC यानी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रशिया और से लेके यूरोपीय देशों तक एक गलियारा तय करेगा। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण खबर। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।